हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 7 है और आज के इस लेक्चर में हमको देखने पीरियोडिक ट्रेंड्स। मतलब सर पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, उन ट्रेंड्स के बारे में हमको आज के लेक्चर में देखना है। और अगर आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से देख लिया तो पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पीरियोडिक टेबल से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो 90% चांसेस होते हैं कि वो इस ही लेक्चर से पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हमको पढ़ने हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4 ट्रेंड्स हमको यहाँ पर देखने हैं। इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में बातें करनी है, डिटेल में चर्चा करनी है और यहीं से आपका नीट 2025 में भी पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो यही इसी टॉपिक से पूछा जाए। तो ज्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी पीरियोडिक टेबल लेक्चर नंबर 7। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और इसी टॉपिक के बारे में मेरे को पूरे लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बात करनी है पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, मतलब पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, एक तो पीरियड के लेवल पे और एक ग्रुप के लेवल पे, उसके बारे में हमको यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, अब हम डेली दिनचर्या में ट्रेंड्स को कहाँ यूज करते हैं। जैसे मान लो किसी ने फटी हुई जीन्स पहन ली, अब एक ने पहनी थी, अब 2 ने पहन दी, फिर 4 ने पहन दी, फिर 8 ने पहन दी, पूरा ट्रेंड फॉलो हो रहा है भाई। ठीक है, कोई ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है। ठीक है, तो मतलब कुछ ऑब्जर्वेबल पैटर्न है ना, उसी को अपन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ऑब्जर्वेबल पैटर्न है। ठीक है, जो हमको पीरियड लेवल पे देखने को मिलता है जब मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, या फिर मेरे को ग्रुप लेवल में देखने को मिलता है जब मैं ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहा हूं। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेबल पैटर्न देखते हैं हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हमको पूरे लेक्चर में बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो केमिकल रिएक्टिविटी है। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी है, एक ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ग्रुप एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं सर? ली, ना, की, रब, से। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जब मैं ग्रुप में ना डाउन की तरफ जा रहा हूँ, मतलब जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पर तुम्हारी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब मैं सर टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो रिएक्टिविटी मेरी बढ़ रही है। मतलब सर मुझे पता लग गया जो सबसे नीचे वाला होगा ना उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है, जब टॉप से बॉटम में जाते टाइम रिएक्टिविटी तुम्हारी बढ़ रही है, मतलब जो जितने नीचे वाला एलिमेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रुप में रिएक्टिविटी का ट्रेंड फॉलो होता देखा कि सर रिएक्टिविटी ग्रुप में नीचे जाते टाइम बढ़ती है। पर ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मेटल्स की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में सिर्फ मेटल्स होते हैं क्या? यस सर, फर्स्ट ग्रुप को तो अपन एल्काली मेटल्स बोलते हैं, मतलब सब मेटल्स ही तो है। तो यहाँ पर मैं ये बात कर सकता हूँ, यस सर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर अपन बात करें पीरियड्स की। तो पीरियड में मैंने देखा अक्रॉस द पीरियड, मतलब जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पीरियड में ना, तो मैंने देखा कि जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा ना उस पीरियड का और जो 17th ग्रुप का एलिमेंट होगा ना उस पीरियड का, उनकी रिएक्टिविटी क्या सर? बहुत ज्यादा है। उनकी रिएक्टिविटी क्या सर? बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा क्यों होती है। देख, जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मैंने ले लिया लिथियम। ठीक है, कोई 17th ग्रुप का एलिमेंट है, मैंने ले लिया एग्जांपल फ्लोरीन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s1। ठीक है, और अगर मैं इसका लिखूं तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। ठीक है, तो मैंने इसको इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों बोल दिया? क्योंकि सर ये ना कहीं हर कोई चाहता है, हर कोई एलिमेंट चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम क्या हो जाए सर? लाइफ में स्टेबल हो जाए। वैसे ही ये एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि ये लाइफ में क्या हो जाए सर? स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर इसने क्या सोचा कि अगर मैं ये जो एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है ना 2s में, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको मैं लॉस कर देता हूं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी बच जाएगी? 1s2। सर ये तो नोबल गैस की होती है सर, ये तो हीलियम की हो गई। तो यहां पर देख लिथियम ने क्या सोचा कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूं ना अपना,
तो कहीं ना कहीं मेरे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, मैं स्टेबल बन जाऊंगा नोबल गैस की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा, बहुत ज्यादा इसके पास चाहत है रिएक्शन करने की, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और कहीं ना कहीं नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, तो ये बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करूं अगर हैलोजन की, तो यहाँ पर मैंने फ्लोरीन का एग्जांपल लिया। अब देख फ्लोरीन क्या सोच रहा है ना, कि यहाँ पर देख इसके पास 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसने सोचा कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दूंगा भाई, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा मेरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। अरे भाई ये तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मतलब यहाँ पर हैलोजन क्या सोच रहे हैं कि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया ना, तो यहाँ पर हम भी स्टेबल हो जाएंगे, हमारे पास नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। इसलिए अपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स भी कहीं ना कहीं क्या है सर, स्टेबल हो सकते हैं, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो अपने 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यानी जो अपने हेलोजन्स है ना, उनको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं नोबल गैस की तरह बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता लग गई बात कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट और 17 ग्रुप के एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब किसी पर्टिकुलर पीरियड को पकड़ा, किसी पर्टिकुलर पीरियड को हमने पकड़ा, जैसे मैं सेकंड पीरियड के एग्जांपल ले लूं, तो यहाँ पर सेकंड पीरियड में कौन कौन आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अभी मैं नोबल गैस को छोड़ रहा हूँ, तो ये अपना फर्स्ट ग्रुप, ये अपना 17 ग्रुप। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, सबसे ज्यादा है। मतलब जब सर मैं पीरियोडिक टेबल के बीच की तरफ आऊंगा ना, जब मैं पीरियोडिक टेबल में बीच में आऊंगा ना, तो कहीं ना कहीं बीच में आते आते रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज्यादा है ना। तो जब मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो ऑब्वियसली घटेगी, फिर मेरे को यहाँ बढ़ाना है, तो फिर जब घट जाएगी यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, फिर मुझे बढ़ाने लग जाना है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, देख यूं यूं। मतलब ये जो 17th है यहाँ पर मैक्सिमम करना है, और जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें भी मैक्सिमम करना है। तो पहले मैक्सिमम था, फिर घट रही है, तो बिल्कुल मिनिमम हो गई, फिर बढ़ने लग गई, और फिर 17th ग्रुप में पहुंचते पहुंचते फिर वापस मैक्सिमम हो गई। ठीक है, रिएक्टिविटी का ट्रेंड हमने वापस यहाँ पर देख लिया। तो हमने यहाँ पर ग्रुप में भी रिएक्टिविटी का ट्रेंड देख लिया। सर जब मेटल्स की बात करूं, तो जैसे मैंने एल्काली मेटल्स का फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ले लिया, मैंने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ले लिए, तो मैंने देखा जो नीचे जा रहे हैं अपन, तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ग्रुप की बात हो गई खत्म। पीरियड की बात करूं मैं, तो मैंने देखा सर किसी पर्टिकुलर पीरियड को मैंने लिया, तो जो उसका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और 17th ग्रुप के एलिमेंट की भी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब एंड्स में रिएक्टिविटी बढ़ानी है, तो पहले रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा रही होगी, फिर कम हुई होगी, फिर मिनिमम होकर फिर बढ़ने लग गई होगी। तो यहाँ पर एक ट्रेंड देखा हमने पीरियड में भी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्टिविटी का। सर इसका रीजन क्या है, सर रीजन अपन आगे देखेंगे, यहाँ पर तो मैं बस आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, रीजन अपन आगे देखेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको केमिकल रिएक्टिविटी का, कि कैसे ये अपना ग्रुप में और पीरियड में अपना ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखें, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और मैंने आपको ये बिल्कुल ऊपर अच्छे से बता दिया है, आपको एक एक वर्ड बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा दिया है। आप जब इसकी रीडिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी लास्ट में लिखती है, इन दिस सेक्शन we shall discuss the periodic trends in certain physical and chemical properties and try to explain them। यहाँ पर मतलब जो ये टॉपिक है, जो ये हमारा लेक्चर है ना, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने वाले इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और उनको जब हम रीजन देंगे ना, उनके पीछे जब अपन रीजन देंगे ना उनके पीछे का, ठीक है, तो हम वहां पर रीजन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर अपन बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे रीजन देंगे। हम यहाँ पर एनर्जी के लेवल पे रीजन देंगे। एनर्जी लेवल मतलब सेल क्या होते थे अपने, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अपन रीजन देंगे कि ये पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉलो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, या फिर अपन सेल लेवल पे रीजन देंगे, एनर्जी लेवल पे रीजन देंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। बाकी जो ऊपर यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको आपको रीड करना है, वर्ड टू वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है, और बिल्कुल आसानी से आपको इसका पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप इस पैराग्राफ को रीड करोगे।
फिर एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वो लिखा हुआ है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की ट्रेंड्स अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख, जब तुम पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, हीट ऑफ फ्यूजन का, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का, इन सब का ट्रेंड फॉलो आपको होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। पर हमको यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर डील नहीं करना, हमको यहाँ पर इनके बारे में नहीं डील करना। यहाँ पर हमको इस चैप्टर में मेनली 4 लोगों के बारे में बात करनी है। एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो यहीं से कहीं ना कहीं नीट में भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर इन चारों के बारे में बिल्कुल डिटेल में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है आज के इस टॉपिक में, और मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यह बात आपको पता होगी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट जब होने लग जाए, मतलब जब सॉलिड है ना अपना लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, तो वहां पर जो टेम्परेचर होगा उसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल होना, ठीक है। तो जो लिक्विड होगा वो जब वेपर बनने लग जाएगा ना, तो वहां पर जो टेम्परेचर दिखेगा उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में कौन से ट्रेंड्स के बारे में बात करना है सर? एटॉमिक रेडियस के, आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये चारों के बारे में हमको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बातें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी का पैराग्राफ लिखा हुआ है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको आप रीड करोगे तो मैंने आपको ये बिल्कुल यहाँ पर ऊपर अच्छे से समझा दिया। आपको एक भी वर्ड में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल फ्लो में आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटॉमिक रेडियस की। तो ये मैंने लिख दिया एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को अपन एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्रिकेट की बॉल का, ठीक है। तो क्रिकेट की जो बॉल होती है ना वो सर स्पेरिकल होती है। ये मैंने बना दिया क्रिकेट की बॉल, और ये क्रिकेट की बॉल को स्पेरिकल मैंने बना दिया, ठीक है। तो जो क्रिकेट की बॉल होती है वो अपनी स्पेरिकल होती है। तो सिमिलरली क्रिकेट की बॉल की तरह ही हमारा एटम भी क्या होता है? स्पेरिकल होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया जो एटम होता है ना वो भी अपना स्पेरिकल होता है। ये मैंने एटम बना दिया, ठीक है। तो ये इसका सेंटर होगा क्रिकेट की बॉल का। यहाँ पर मैं इसका आसानी से क्या निकाल दे रहा हूँ? रेडियस निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रिकेट की बॉल का आसानी से रेडियस निकाल दिया, ठीक है। पर जब बात आई एटम की, तो एटम का रेडियस निकालने में मेरी हवा टाइट हो गई, मेरे को पसीना आ गई। यहाँ पर एटम का रेडियस निकालना इतना आसान नहीं है जितना हमने क्रिकेट की बॉल का रेडियस निकाल दिया। एटम का रेडियस निकालने की जब बात आई, यहाँ पर मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। यहाँ पर मैं रेडियस निकाल ही नहीं पा रहा, मैं यहाँ पर एटम का रेडियस निकाल ही नहीं पा रहा सर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जनता जवाब मांगती है कि सर दोनों हमारे पास स्पेरिकल है, क्रिकेट की बॉल भी स्पेरिकल थी, एटम भी स्पेरिकल था, पर कहीं ना कहीं क्रिकेट की बॉल की जब बात आई तो तुमने आसानी से उसका रेडियस निकाल दिया, पर एटम का रेडियस तुम क्यों नहीं निकाल पा रहे? जनता जवाब मांगती है। तो यहाँ पर जनता ने बोल दिया वाई, इसका रीजन दो हमको, हम नहीं मानने वाले, हमको रीजन दो। तो यहाँ पर तुमको 2 रीजन देने हैं सर। यहाँ पर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक इतनी बड़ी लकड़ी है, मतलब डंडी है, ठीक है। तुमको उसको तोड़ना है, तुम आसानी से तोड़ दोगे, उसको आसानी से तोड़ दोगे। अब मैं तुमको बोलूं कि ये डंडी इतनी बड़ी नहीं है, ये इतनी छोटी सी डंडी है। इतनी छोटी सी डंडी तुम उसको कैसे तोड़ पाओगे? दिक्कत आएगी ना तुमको। वो सिमिलरली बात यहाँ पर भी है। जब तुम किसी बॉल की बात कर रहे हो, क्रिकेट की बॉल की बात कर रहे हो, क्रिकेट की बॉल मेरे पास बड़ी है सर, वो मेरे हाथ में आ गई, मैंने उसका सेंटर देखा, और सेंटर से कहीं ना कहीं उसकी जो बाहर की बाउंड्री है वहां तक मैंने जो डिस्टेंस खींची वही उसका क्या है सर? रेडियस है। मैंने आसानी से क्रिकेट की बॉल का रेडियस निकाल दिया। पर जो तुम्हारा एटम होता है ना भाई, वो एटम इतना छोटा होता है कि कहीं ना कहीं तुम उसका कहीं ना कहीं रेडियस निकाल ही नहीं पा रहे। रीजन इसका यही है कि एटम तुम्हारा बहुत छोटा होता है भाई, एटम तुम्हारा बहुत ही छोटा होता है। तो पहला रीजन अपना वही है, बिकॉज साइज ऑफ एटम इज वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू देख कितनी है, लगभग कितनी है? 1.2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10। देख कितनी छोटी है, 10 की पावर -10 लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत छोटा होता है कहीं ना कहीं एटम का साइज। अब एटम का साइज इतना छोटा है तो भाई तुम उसका रेडियस कैसे निकाल पाओगे? दिक्कत तो आएगी सही, मैटर कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही सही। तो यहाँ पर तुमको रीजन पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा रीजन यहाँ पर ये है ना, जब मैं किसी क्रिकेट की बॉल की बात कर रहा हूँ, ये मान ले क्रिकेट की बॉल है, ये इसका सेंटर है, इसकी बाउंड्री मुझे दिख रही है सर, ये इसकी बाउंड्री है, मैंने सेंटर से बाउंड्री की दूरी नापी, वही मेरा क्या हो गया? रेडियस हो गया। पर जब तुम किसी एटम की बात कर रहे हो, मान लो ये तुम्हारा एटम है, ठीक है, तो यहां पर इसकी बाउंड्री बिल्कुल यहां पर क्या है? शार्प बाउंड्री नहीं है इसकी। जब हम क्रिकेट की बॉल की बात करें तो यहाँ पर हमको बाउंड्री दिख रही है कि सर यहाँ पर तक हमको नापना है,
सेंटर से लेकर यहाँ तक हमको डिस्टेंस नापनी है, उसी को रेडियस बोलेंगे। पर जब एटम की बात आएगी ना, तो यहाँ पर इसकी बाउंड्री कहीं ना कहीं क्या है, शार्प नहीं है, शार्प नहीं है। तो यहाँ पर देख, ये जैसे अपना एक एटम है, ठीक है, तो इसका सेंटर ये है। अब हमको पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पर तक नापूं या यहाँ पर तक नापूं या यहाँ तक नापूं या यहाँ तक नापूं, पता ही नहीं लग रहा। उसकी बाउंड्री ना अपनी शार्प ही नहीं है, शार्प बाउंड्री नहीं होती कहीं ना कहीं किसकी, एटम की। क्योंकि यहाँ पर एटम में ना होता क्या है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इधर उधर क्या घूमते रहते हैं सर ये सेल्स में, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी जो बाउंड्री है ना, वो कहीं ना कहीं क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर शार्प बाउंड्रीज ही नहीं है कहीं ना कहीं एटम की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सराउंड करते हैं ना किसी एटम को, वो कहीं ना कहीं शार्प बाउंड्री नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको पता ही नहीं लग रहा कहाँ तक नापूं भाई। शार्प बाउंड्री होती तो हम वहां तक नापते, पर यहाँ पर शार्प बाउंड्रीज ही नहीं है कहीं ना कहीं एटम में, तो हमको पता ही नहीं लग रहा कि हम सेंटर से लेकर कहाँ तक रेडियस को नापें। तो यहाँ पर ये दूसरा रीजन हो गया कि सर एटम में ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के चक्कर में कहीं ना कहीं शार्प बाउंड्री ही नहीं है, तो हम यहाँ पर रेडियस नहीं नाप पा रहे। और पहला इसका रीजन था क्या, कि एटम का जो साइज है इतना छोटा है ना भाई, कि ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर तो होना ही है, दिक्कत तो आनी ही है रेडियस को नापने में, क्योंकि इतनी छोटा सा जब कहीं ना कहीं एटम का साइज होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही सही। ठीक है, तो यहाँ पर दो रीजन तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं। एक तो साइज बहुत छोटा होता है एटम का, दूसरा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंड करते हैं ना कहीं ना कहीं एटम को, उसकी बाउंड्री ही क्लियर नहीं है भाई, उसकी बाउंड्री ही शार्प नहीं है, तो हम वहां पर रेडियस कैसे निकाल दें। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि हमारे पास क्रिकेट की बॉल है और एटम है, दोनों स्फेरिकल है, क्रिकेट की बॉल का रेडियस मैंने आसानी से निकाल दिया, पर एटम का रेडियस मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा, तो तुम ये दो रीजन उनको बता देना कि सर एटम का साइज बहुत छोटा होता है, और दूसरी बात यहाँ पर एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कहीं ना कहीं बाउंड्री ही क्लियर नहीं है, बाउंड्री ही स्पेसिफाइड नहीं है, बाउंड्री ही कहीं ना कहीं शार्प नहीं है, तो हम एटॉमिक रेडियस कैसे निकाल लें। ठीक है, तो ये दो रीजन तुम उसको बता देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो मैंने आपको बताया वो सब लिखा हुआ है, यहाँ पर तुम इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा तुमको आने वाला है। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड हम बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में कवर कर रहे हैं। आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना, तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल टॉप लेवल पे जा सकते हो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर मैं सिंगल एटम लूं, अगर मैं सिंगल एटम लूं तो उसका कहीं ना कहीं रेडियस में नहीं निकाल पा रहा। मैंने दो रीजन भी बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, सिंगल एटम का साइज में नहीं मेजर कर पा रहा, मतलब उसकी एटॉमिक रेडियस में नहीं निकाल पा रहा। तो यहाँ पर मैं मेजर कैसे करूंगा, मैं मेजर करूंगा यहाँ पर कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, अब मुझे सिंगल एटम नहीं लेना, अब मुझे बहुत सारे एटम लेने, कंबाइंड स्टेट में यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं मेजर करने की बात करूंगा। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में खेलूंगा मैं अब। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स पे कॉमन सेंस की बात है, कौन सा बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करूं मैं, तो नॉन मेटल्स में जनरली कौन सा बॉन्ड होता है सर, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सर मेटेलिक बॉन्ड क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ, ये सब अपन बातें करेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। बस फिलहाल इतना ध्यान रखना, मेटल्स में कौन सा बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और नॉन मेटल्स में जनरली कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हमको चार तरीके की रेडियस के बारे में बात करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस, फिर वैन वाल रेडियस, फिर आयोनिक रेडियस। जो मेटेलिक रेडियस होती है वो मेटल्स के बीच में देखने को मिलती है, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स के बीच में देखने को मिलती है, और वैन वाल रेडियस नोबल गैसेस में देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि मेटेलिक रेडियस किस में देखने को मिलती है, मेटल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एटम ये ले लिया मैंने, और एक एटम मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो दो एटम मैंने ले लिए। ठीक है, दोनों का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, और इनके जो न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस है, दो एटम है, दोनों का सेंटर ले लिया, मतलब दोनों का न्यूक्लियस है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको मैंने काहे से डिनोट कर दिया, स्मॉल डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, तो स्मॉल डी को मैं क्या बोलूंगा सर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी है ना, तो मैंने बोल दिया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और एनसीईआरटी इसको ये भी बोल देती है बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब मैं मेटेलिक रेडियस निकालूंगा ना, तो मेरे को डी को दो से डिवाइड करना है, इस डी को दो से डिवाइड करना है, तो मेरी मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मेरी मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। ठीक है, तो हमको पता है कोवेलेंट रेडियस मतलब बिटवीन नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो एटम बनाने हैं, तो जब मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूं तो यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको दोनों को कहीं ना कहीं क्या बनाना पड़ेगा, ओवरलैप कराना पड़ेगा दोनों एटम को। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है,
मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। बस फिलहाल इतना ध्यान रखना, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर जो तुम्हारे दो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से ओवरलैप होंगे। तो यहाँ पर मैंने दो एटम बना दिए, ओवरलैपिंग, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होगा सर, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ हम, जैसे मैंने ऊपर किया था जब मैं मेटेलिक रेडियस की बात कर रहा था। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों एटम का जो सेंटर पॉइंट है, दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है, उसकी जो बीच की दूरी है उसको मैंने स्मॉल डी से डिनोट कर दिया। स्मॉल डी का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉन्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। अगर मुझे कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो डी को कई से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी डी को क्या कर दो सर, आधा कर दो, तो तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेटेलिक रेडियस के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोवेलेंट रेडियस के बारे में आपको बता दिया। अब बात आती है वैंडरवाल रेडियस की, अब बात आती है वैंडरवाल रेडियस की, ठीक है। तो हमको पता है ये कहाँ देखने को मिलेगा सर, नोबल गैसेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देख, जब मैं वैंडरवाल रेडियस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर जब मैं दो एटम लूंगा तो उसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है ना वो अपनी स्टेबल होती है भाई, वो अपनी क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं दो एटम बना रहा हूँ तो उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी होगी वही अपना क्या हो जाएगा, वैंडरवाल रेडियस हो जाएगा, वही अपना क्या हो जाएगा, वैंडरवाल रेडियस हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो वैंडरवाल रेडियस होता है ना वो दुगना होता है किसका, कोवेलेंट रेडियस का। मान लो कोवेलेंट रेडियस अपना 2 आ गया तो वैंडरवाल रेडियस कितना होगा, 4 होगा, मतलब वैंडरवाल रेडियस अपना कोवेलेंट रेडियस का डबल होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देख, जैसे एनसीईआरटी यहाँ पर बोलती है कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, अरे सर क्लोरीन अपना मेटल है कि नॉन मेटल है, सर क्लोरीन तो हैलोजन फैमिली में आता है, क्लोरीन तो अपना नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा सर, कोवेलेंट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया सर, कोवेलेंट रेडियस यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस देखने को मिलेगा क्योंकि क्लोरीन अपना क्या होता है, नॉन मेटल होता है। फिर अपन बात करें, एनसीईआरटी बोलती है कि कॉपर एंड कॉपर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा सर, कौन सा रेडियस देखने को मिलेगा। सर कॉपर तो अपना मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा ना, सो कौन सा रेडियस देखने को मिलेगा सर, मेटेलिक रेडियस ही तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यहाँ पर हम कौन से रेडियस के बारे में बात करेंगे, मेटेलिक रेडियस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कॉपर अपना क्या होता है सर, मेटल होता है, क्योंकि कॉपर अपना डी ब्लॉक का होता है और डी ब्लॉक के तो हमारे एलिमेंट्स मेटल ही तो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो बॉन्ड डिस्टेंस, द बॉन्ड डिस्टेंस इन Cl2, Cl2 के बारे में बात चल रही है, तो मेरे को समझ में आ गया बात कि Cl2 मतलब सर नॉन मेटल्स, मतलब यहाँ पर हम कौन से रेडियस निकालेंगे, हम निकालेंगे सर कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो बॉन्ड डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी कितना दे रखा है हमको, 198 पिकोमीटर दे रखा है। हमको बोल रहे हैं क्या निकालो, एटॉमिक रेडियस निकालो, ठीक है। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं सर, कोवेलेंट रेडियस निकाल रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में तो कौन सा रेडियस निकलता है, कोवेलेंट रेडियस ही निकलता है। तो मैंने बोल दिया स्मॉल डी को 2 से डिवाइड करते थे, मतलब 198 को तुम कैसे डिवाइड कर दो सर, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा, 99 पिकोमीटर आ गया आंसर, ठीक है। तो ये जो मैंने कोवेलेंट रेडियस निकाला ना, ये जो मैंने कोवेलेंट रेडियस निकाला यही तो क्या है, कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस है, यही तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस के बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या है सर, अपने जो क्लोरीन है वो क्या अपने नॉन मेटल्स है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख, द डिस्टेंस बिटवीन दो एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड कॉपर इज 256 पिकोमीटर, मतलब यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 256 पिकोमीटर दे रखी है। और हमको क्या निकालना है, मेटेलिक रेडियस निकालना है, क्योंकि कॉपर दे रखे हैं, कॉपर मेटल होते हैं तो मेटेलिक रेडियस ही निकालूंगा। तो ये मैंने निकाल दिया, मेटेलिक रेडियस इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दे, मतलब सर 256 को 2 से डिवाइड कर दे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 128 पिकोमीटर। तो कितना सिंपल है, यहाँ पर मैंने मेटेलिक रेडियस निकाल दिया कॉपर एटम्स का। कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसानी से तुम ये सॉल्व कर सकते हो, और ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो देख, जब मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स की तो मैं मेटेलिक रेडियस बोलूंगा, जब मैं नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं कोवेलेंट रेडियस बोलूंगा, और जब मैं नोबल गैसेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं वैंडरवाल रेडियस बोलूंगा। तो ये जो तीनों टाइप के रेडियस है ना, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैंडरवाल रेडियस, है तो ये एटॉमिक रेडियस ही, ये तीनों एटॉमिक रेडियस ही तो है। अगर मेटल्स की बात होगी तो एटॉमिक रेडियस कौन सी हो जाएगी,
मेटेलिक रेडियस। अगर नॉन मेटल्स के बारे में बात होगी तो एटॉमिक रेडियस अपनी कौन सी हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। अगर नोबल गैसेस के बारे में बात होगी तो एटॉमिक रेडियस को मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, क्या वैंडरवाल रेडियस। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये तीनों तरीके की जो रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैंडरवाल रेडियस है, तो ये अपनी एटॉमिक रेडियस ही, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी लास्ट में बोलती है एटॉमिक रेडियस जो है ना कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे, एक्सरे से मैं मेजर कर सकता हूँ, या फिर कुछ अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं उनसे मैं कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस मेजर कर सकता हूँ। इसको तुम ध्यान रखना, ठीक है। अब देख, अब यहाँ पर मैं तीनों रेडियस के बारे में बात कर रहा हूँ। देख, ये मेरा वैंडरवाल रेडियस हो गया, ये मेरा मेटेलिक रेडियस हो गया, ये मेरा कोवेलेंट रेडियस हो गया। कोवेलेंट रेडियस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाया तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हमको करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने ओवरलैप किया था दोनों एटम्स के बीच में, देख। और जब मैं वैंडरवाल रेडियस के बारे में बात कर रहा हूं तो दोनों एटम्स को हमको दूर दूर रखना है, वहां पर बीच में कोई भी बॉन्ड इनके नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है यार, यहाँ पर देख, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, दोनों के बीच में जब तुमने डिस्टेंस देखी तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, जो ये बीच की जो डिस्टेंस है इनके, उसी को हमने वैंडरवाल रेडियस बोला था। तो यहाँ पर वैंडरवाल रेडियस की जो दूरी है वो ज्यादा नहीं होगी क्या, मतलब ये जो रेडियस है वो ज्यादा नहीं आने वाला क्या। तो सबसे ज्यादा अपना कौन सा होता है सर, वैंडरवाल रेडियस होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है और उनके जो न्यूक्लियस होंगे उसकी बीच की जो दूरी है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वैंडरवाल रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैंडरवाल रेडियस की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, इसलिए हम बोलते हैं कि जो नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। जो नोबल गैसेस होती हैं उनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद बात आएगी अपनी मेटेलिक रेडियस की, और सबसे कम होते हैं अपने, सबसे जो छोटे होते हैं वो होते हैं अपने कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर देख ओवरलैप हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इनके बीच की जो दूरी होगी ना, ये जो डी है, डी की वैल्यू छोटी हो जाएगी, और डी को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा, उसकी वैल्यू और कम आ जाएगी। तो यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है। तो तुमको पता है आज के बाद कि सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे लंबा कौन सा सर, वैंडरवाल रेडियस, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी आने वाली है सर, कोवेलेंट रेडियस की आने वाली है। तो ये बात तुम ध्यान रखना, वैंडरवाल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। अब एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, जब मैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो तुम इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हो, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो जब मैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात कर रहा हूं तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा ना वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। एटम्स के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना कंपलसरी है, तभी मैं यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी खुद बोलती है कि यहाँ पर तुम कोवेलेंट रेडियस को क्या बोलो, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस बोल दो। क्या बोल दो सर, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस बोल दो, बिल्कुल सही बात होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब मैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात करूंगा तो दो एटम्स के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना बिल्कुल कंपलसरी होगा, बिल्कुल मैंडेटरी होगा, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ सर सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको अभी तक यहाँ पर जितना पढ़ाया गया है उसमें नहीं हुआ होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जिससे पहले मैं आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताऊं, एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक टेंस के बारे में बताऊं, यहाँ पर दो छोटे छोटे टॉपिक्स अपने को कवर करने हैं। ये टॉपिक्स हालांकि एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में नहीं दे रखे, पर अगर आपने ये टॉपिक समझ लिए ना तो फर्दर टॉपिक समझने में आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी। और ब्लॉक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी इनका यूज आएगा, तो हमको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो अक्सर हमको दिक्कत देते हैं समझने में, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट की, जिसका दूसरा नाम है शील्डिंग इफेक्ट, और दूसरी बात मैं करूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, जिसको अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं सर स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है सर, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट होता है इसको अपन सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं, सिग्मा लेटर से। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देख, जब ना शील्डिंग इफेक्ट में बोल रहा हूं तो यहां पर से एक शब्द निकल के आ रहा है शील्ड। कौन सा शब्द निकल के आ रहा है सर, शील्ड, ठीक है। जब हम बचपन में महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे, वहां पर जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है ना, तो एक ने तलवार से मारा तो अगले ने बचने के लिए उसके हाथ में पहना रहता था एक शील्ड, उसी को अपन बोलते हैं शील्ड। वो तलवार से बचने के लिए उसने पहना रहता था। तो ये देख यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है शील्ड का, ठीक है। तो ये होता था शील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम किसी एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एटम का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, तो बीच में क्या होता है उसका,
न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स अपने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बीच में मैंने लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाहर क्या है सर, सेल है, तो ये अपना के सेल होगा, ये एल सेल होगा, ये एम सेल होगा, इसके बाहर एक और सेल होता तो वो अपना एन सेल हो जाता। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स में क्या दौड़ते रहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना एटम हो गया। अब देख बीच में क्या हो गया सर, न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। जो सबसे बाहर का सेल है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपन बोलेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सबसे बाहरी सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे अपन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब जो अंदर के सेल रह गए, जो अंदर के सेल होंगे बचे हुए, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, इनर सेल्स। क्या बोलेंगे, इनर सेल्स। ठीक है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो अंदर के सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपन बोलेंगे इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बोल दिया मैंने, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। पर जो सबसे बाहर वाला सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, हमको पता है कि जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है इनके बीच में क्या होगा सर, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, हमको पता है सर जो माइनस है और माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। हमको पता है सर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, तो देख बीच में जो न्यूक्लियस है ना एटम के, वो तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं सेल में वो नेगेटिव चार्ज है। तो कॉमन सेंस की बात है, अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। मतलब जो न्यूक्लियस है ना वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहेगा। जो ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। पर हम बात करते हैं मेनली यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ अपना। ठीक है, तो न्यूक्लियस चाह रहा है कि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। ठीक है, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है सर, अपोजिट ही है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। ठीक है, पर हुआ क्या ना, हुआ क्या, जो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनमें नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, यहाँ पर ये जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होता है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, जो न्यूक्लियस था वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता था अपनी तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्ज थे। पर बीच में जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ पर सील्ड की तरह काम कर रहे हैं यार, सील्ड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब दीवार की तरह काम कर रहे हैं। वो कहीं ना जो ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन था इसको रिपेल कर दे रहे हैं। अगर वो रिपेल हो जाएगा और दूर चला जाएगा तो न्यूक्लियस को उसको खींचने में और दिक्कत नहीं होगी क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स थे उसने रिपल्सन क्रिएट कर दिया, किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ताकि न्यूक्लियस को उसको खींचने में दिक्कत हो जाए। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। बट इनर सेल इलेक्ट्रॉन सील्ड का काम कर रहे हैं एंड वैलेंस सेल को बाहर रिपेल कर रहे हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी आ रही है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ये जो टोटल रिपल्सन है, रिपल्सन कौन क्रिएट कर रहे हैं, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो टोटल रिपल्सन क्रिएट किया इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स ने, ताकि वो रिपेल कर पाए किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन शो करते हैं सर, ये शो करते हैं इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इससे होता क्या है ना कि जो न्यूक्लियस है उसको डिफिकल्टी आ जाती है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, अगर मैं किसी कहीं ना कहीं एक सेल की बात करूं ना, अगर मैं किसी एक सेल की बात करूं, ठीक है, तो उसमें एस ऑर्बिटल भी होगा, पी भी होंगे, डी भी होंगे और एफ वाले भी ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एस वाला होता है वो सबसे ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, फिर पी वाला क्रिएट करता है, फिर डी वाला, फिर एफ वाला। तो ये अपने को ध्यान रखना है, सील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन करेगा, एस वाले, फिर पी वाले, फिर डी वाले, फिर एफ वाले, एस पी डी एफ, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। मेरे को समझ में आ गया सर कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ये शब्द मैंने ऑलरेडी पहले भी सुने हुए थे, पर पहले मुझे समझ में नहीं आता था। अब मुझे बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ गया। अब मुझे पता लग गया कि अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट ये होता है, सील्डिंग इफेक्ट ये होता है। ठीक है, किसने क्रिएट किया, इसके क्रिएट होने से क्या हुआ, सब कुछ मुझे पता लग गया। सबसे ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट कौन शो होता है सर, एस वाले, फिर पी वाले, फिर डी वाले, फिर एफ वाले। ये समझ में आई बात। जैसे मैं बात करूंगा फोर्थ पीरियड की ना, जैसे मैं बात करूंगा फोर्थ पीरियड की, तो देख 100
सप, सप, सडप। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ पीरियड में क्या है सर, एस भी है, डी भी है और पी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोर्थ सेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा वो कौन करेंगे, एस वाले करेंगे, फिर पी वाले करेंगे, फिर डी वाले करेंगे। ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन करते हैं सर, एस वाले, फिर पी वाले, फिर डी वाले, फिर एफ वाले। ठीक है, तो यह बात अपने को ध्यान रखनी है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपन दूसरा छोटा सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है सर, सिग्मा मुझे पता लग गया, सिग्मा मतलब होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। और जेड का मतलब मुझे पता है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है सर, प्रोटॉन्स के बराबर होता है। जैसे मैं अगर सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो मैं बोल दूंगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 11 है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेड लिखा हुआ है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जहां पर जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, या फिर मैं बोलूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिग्मा का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोल दूं। ठीक है, अब देख, अब तुमको ये बात पता होनी चाहिए, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, खुद से सोचो ना, कॉमन सेंस से, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस का चार्ज है ना बीच वाले का, अगर वो बढ़ेगा मतलब उसके पास ज्यादा ताकत आ गई, तो अब वो ना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मतलब भयंकर तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो मान ली ये अपना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब इसको अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मैंने बोला जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, इसके पास ज्यादा ताकत आ गई है, बहुत भयंकर तरीके से कहीं ना कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं सेल है ना वो अंदर की तरफ आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेडियस ना एटम का कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तभी अपन बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, ये छोटा होने लग जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। पर ये बात अपन कब करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। जब अपन पीरियड में बात करेंगे ना, किसी पीरियड में, तब अपन बात करेंगे कि जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव का ट्रेंड, देखते हैं कि ग्रुप में और पीरियड्स में जेड इफेक्टिव का क्या ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में हम कब की बात करते हैं, जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं जेड इफेक्टिव में क्या देखने को मिलेगा जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे। तो हमको पता होना चाहिए, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव अपना घटता है। क्या होता है, घटता है, याद रखना। टॉप से बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है सर, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन है ना कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं किसी ग्रुप में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो यहाँ पर सेल ना बढ़ने लगते हैं। सेल मतलब जैसे के सेल, फिर एल सेल, सेल की संख्या बढ़ने लगती है। मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल के तौर पे, जैसे लिथियम है, लिथियम के नीचे वाला एलिमेंट कौन हो गया, सोडियम होगा। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। सोडियम सॉरी लिथियम का 3 हो गया, और सोडियम का हो गया 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s1। इसका लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ देख ऊपर वाले में कितने सेल हैं, ये पहला सेल के सेल, तो ये एल सेल, ये के सेल, ये दोनों एल सेल में, और ये एम सेल में। तो यहाँ पर सिर्फ 2 सेल थे, यहाँ पर 3 सेल हो गए। मतलब ग्रुप में जैसे अपन नीचे जाते हैं ना, तो हमको पता है कि सेल क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। सेल की संख्या क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने बात करी कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो सेल की संख्या बढ़ रही है, सेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। अब जिसके कारण हुआ क्या ना, अगर सेल बढ़ेंगे, कॉमन सेंस की बात है, सोच देख, ये अगर न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, अगर इसमें सिर्फ 2 सेल थे पहले, ठीक है, तो ये जो बाहर वाला सेल था ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे ना, वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते हैं। तो इनर सेल तो यहाँ पर यही वाला है सिर्फ, तो यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही अपना कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, पर अगर सेल ज्यादा होते, ये अपना न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, अगर सेल तेरे ज्यादा होते
तो ये सबसे बाहर वाला सेल होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचना है। पर यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, पर इनर सेल तो यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सिग्मा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कम है। मतलब जितने ज्यादा सेल बढ़ते रहेंगे ना, तो उतने ज्यादा इनर सेल भी तो बढ़ेंगे, इनर सेल भी तो बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सेल अगर बढ़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो सेल बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो मैंने लिख दिया शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। फिर हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है सर, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा बढ़ रहा है, सिग्मा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। क्योंकि सिग्मा जो बढ़ रहा है ना, वो माइनस वाली वैल्यू है सर, माइनस वाली वैल्यू है। ठीक है, मान लो जेड हमारा कांस्टेंट है कितना, 2, यहाँ पर भी जेड कांस्टेंट है कितना, 2। अब सिग्मा की वैल्यू एक बार मैं 1 रख रहा हूँ, एक बार सिग्मा की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो ज्यादा सिग्मा की वैल्यू ये वाली है ना। तो देख जेड इफेक्टिव का यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 1 1, यहाँ पर 2 माइनस 2 0। तो अगर मैं कहीं ना कहीं माइनस वाली वैल्यू को बढ़ा दूं तो जेड इफेक्टिव देख छोटा नहीं आ रहा क्या? तभी तो मैं बोल रहा हूँ, देख जेड अगर तेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव कम नहीं होगा क्या? ठीक है, तो मेरे को यहाँ से पता लग गया कि ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर सेल बढ़ते हैं, सेल बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा मतलब सिग्मा बढ़ेगा। तो जब मैं फॉर्मूला में लगाऊं तो सिग्मा अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैंने बोल दिया टॉप से बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव अपना घटता है, डिक्रीज होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, जेड इफेक्टिव अपना डिक्रीज होता है। तो ये मैंने रीजन दे दिया आपको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देख, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जैसे अपन टॉप से बॉटम की बात करें, जैसे ये लिथियम है, लिथियम के नीचे कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ठीक है, तो सर जब हम टॉप से बॉटम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो हमने बोला कि टॉप से बॉटम जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है क्योंकि सेल बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये हमने जो लिखा था ये बिल्कुल सही था। पर सर यहाँ पर ना, जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं सेल तो बढ़ रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ। पर सर जो एटॉमिक नंबर है जेड, जिसको अपन बोलते हैं, वो भी तो बढ़ रहा है। ऊपर वाले का 3 एटॉमिक नंबर है, नीचे वाले का 11 एटॉमिक नंबर है। तुमने यहाँ पर कांस्टेंट मान के सॉल्व किया है इसको। ठीक है, तो भाई यहाँ पर तुम एक बार ऐसे भी एक सॉल्व कर लो, देख सिग्मा तो बढ़ेगा ही सही, ऊपर से नीचे जाने पर सेल तो हमेशा बढ़ेंगे, सेल बढ़ेंगे तो अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा ही सही, शील्डिंग इफेक्ट तो बढ़ेगा ही सही। पर नीचे जाने पर सब जेड तो बढ़ता ही है, एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ता है। तो यहाँ पर तुम अगर इसमें सॉल्व करोगे, जेड भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, तो ये जो जेड इफेक्टिव आएगा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव अपना क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, टॉप से बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो टॉप से बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव डिक्रीज भी हो सकता है एंड कांस्टेंट भी हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट अपने को जाना है। ठीक है, लेफ्ट से राइट अपने को जाना है, और ये बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि पीरियड में अपन क्या देखते हैं कि जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। अब ध्यान से देख, वो सब छोड़, वो सब छोड़, बस इतना तो ध्यान से देख, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो पीरियड में क्या तुम्हारे सेल चेंज होते हैं क्या, क्या तुम्हारे सेल बढ़ते हैं? जैसे हमने ग्रुप में देखा, ऊपर से नीचे जाने पर सेल की संख्या बढ़ रही थी, पर पीरियड में सेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं भाई। सेल अगर सेम रहेंगे, सेल अगर सेम रहेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि जो इनर सेल रहेंगे वो भी सेम रहेंगे अब। ठीक है, बाहर का जो सेल है, यहाँ पर क्या है ना, जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसे देख मैं बात करूं लिथियम की और बरीलियम की। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना, 3, एटॉमिक नंबर कितना, 4। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना, 1s2 2s1, इसका कितना 1s2 2s2। तो यहाँ पर देख क्या होगा, ये अपना न्यूक्लियस, ये पहला वाला सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो दूसरा सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सेल की वैल्यू तो सेम है, बस इतना होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे बस। तो यहाँ पर इससे थोड़ी फर्क पड़ता है हमको, तो बस फर्क इस चीज से पड़ता है स्क्रीनिंग इफेक्ट में कि इनर सेल के
इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो दोनों जगह क्या है, बराबर है, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स बराबर ही रहने वाले हैं पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो हमारा सिग्मा है वो तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड चलेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट पीरियड चलेंगे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो सेम रहने वाला है, बस अब चेंज क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ते रहेगा, मतलब जेड बढ़ेगा, तो जेड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ गया कि जब हम लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में चलते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है सर, बढ़ता है। ठीक है, और हमको पता है पीरियड में जेड इफेक्टिव किसके इन्वर्सली रिलेटेड होता है, एटॉमिक रेडियस के। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो पीरियड में आगे बढ़ने पे, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ये मैंने बोल दिया, एटॉमिक रेडियस घट रहा होगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक रेडियस को अगर मैं जो ग्रुप में रिलेट करना है कि ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है, तो कॉमन सेंस की बात है यार। देख, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, सेल बढ़ रहे हैं ना, तो सेल बढ़ेंगे तो भाई एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा ही सही। ठीक है, पहले मान ले ये न्यूक्लियस है, तो एक सेल था तो एटॉमिक रेडियस इतना हो गया। अब भाई मेरे, अब 2 सेल हो गए मान ले, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा नहीं क्या, तो जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा ही सही। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जितना भी बताया उसका कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है सर, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब कहीं कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी घुसा के बिल्कुल डिटेल में पूछ लिया जाए कंसेप्चुअली, तो आप उसका कहीं ना कहीं आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन देके आराम से उसको सही टिक मार सकते हो। तो यहाँ पर आपको तो ये बात पहले से ही पता थी यार, पिछले साल भी आपने पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पर बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड घटता है, पर यहाँ पर आपको रीजन भी पता होने चाहिए कि मैं रीजन क्या बोलूंगा, और रीजन मेरे को याद नहीं करने, रटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर मेरे दिमाग में चलती है ना बातें, तो यहाँ पर चाहे कितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहीं ना कहीं मैं उसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सर आपने मुझे जो भी बताया मुझे सब समझ में आ गया, पर यहाँ पर अब जो आगे लाइन लिखी हुई है वहां पर लिखी हुई है सर कि जो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होगा ना वो किसका होगा, इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस मतलब नोबल गैसेस का। सर आपने ये लाइन बोल दी, हमने मान ली, पर हम कैसे माने यार, हम कैसे माने। अब देख, पीरियड की बात करें अगर अपन, पीरियड मतलब ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपना ग्रुप 17। ठीक है, तो जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ना सर, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ये मैंने लिखा था जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव पीरियड में एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली होता है, तो मैंने बोल दिया एटॉमिक रेडियस घट रहा होगा। मतलब सर जो जितना एलिमेंट किसी पीरियड में उतना राइट साइड होगा ना, उसका उसका एटॉमिक रेडियस उतना कम होगा। तो सबसे राइट में कौन होगा, नोबल गैसेस होंगे, तो नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस तो सबसे कम होना चाहिए यार। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस तो सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो जो सबसे राइट साइड वाला होगा उसका एटॉमिक रेडियस तो सबसे कम होना चाहिए, और सबसे राइट साइड किसी भी पीरियड में कौन होता है, 18th ग्रुप ही तो होता है, हमारा नोबल गैसेस ही तो होता है, हमारा इनर्ट गैसेस ही तो होता है, तो उसका एटॉमिक रेडियस तो सबसे कम होना चाहिए। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसी पीरियड में इनर्ट गैसेस का होता है। अरे मेरे भाई ये बात तुमने सही बोली, पर ऊपर एक चीज मैंने आपको बताई थी, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने आपको 3 रेडियस बताए थे, वैंडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। भाई यहाँ पर तुम्हारा वैंडरवाल रेडियस ऑलरेडी जीता हुआ है यार, और वैंडरवाल रेडियस तुम्हारा नोबल गैसेस में होता है। वहां पर यहाँ पर अलग ही टॉपिक सीन आ गया। वहां पर जब हम नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं वहां पर अलग ही कंसेप्ट आ गया, वहां पर वैंडरवाल रेडियस की बात चलती है, तो वहां पर जो वैंडरवाल रेडियस है वो ऑलरेडी जीता हुआ है, वो ऑलरेडी इतना बड़ा होता है मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस से। ठीक है, तो हमको वहां पर नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, जब हम ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर वैंडरवाल रेडियस होता है वो ऑलरेडी बड़ा होता है। ठीक है, तभी मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसी पीरियड में किसका होता है, इनर्ट गैसेस का होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। पर अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में इनर्ट गैसेस ना हो, तब हमको यही कंसेप्ट लगाना है जो हम लगाते हैं। हमारे पास अगर ऑप्शन में इनर्ट गैसेस ना हो और हमको लेफ्ट से राइट जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। सबसे कम किसका हो जाएगा, 17th ग्रुप वालों का, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नोबल
सॉरी ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसका सबसे कम हो जाएगा। पर अगर ऑप्शन में तुम्हारा नोबल गैस भी आ गया तो फिर हमको पता है कि नोबल गैसेस में तो वैन डर वाल रेडियस का कंसेप्ट चलेगा, वहां पर तो वो जीत ही जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यह बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर ऑप्शन में नोबल गैसेस ना दिया हो तो फिर उसके बाद सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का होगा। फिर हमको ये बात पता है कि मिनिमम एटॉमिक रेडियस किसका होता है सर, हैलोजन का होता है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल रटवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको भी इसी तरीके से याद रखनी है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन इनकरेक्ट मैच फॉर सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जब हम कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे तो उसको और अच्छे से बोल, उसको बोल सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। वहां पर ना नॉन मेटल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फॉर ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसका स्ट्रक्चर देख ऐसा बनता है। ये सब अपन कहाँ देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखना H2O2 को अपन ऐसे लिखते हैं। तो देख यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है सर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अपन सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस की बात कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। इसकी बात करें, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में देख कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम कोवेलेंट रेडियस की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान से देख, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड है सर, सर डबल बॉन्ड आ गया। सर यहाँ पर हमको पता है कि कोवेलेंट रेडियस के टाइम पे नॉन मेटल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर अपन सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस की बात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मुझे नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए होता तो मैं हाइड्रोजन ले लेता। हाइड्रोजन मतलब N2H4। यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर मैं बात कर पाता सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस की। पर यहाँ पर जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा था वो हाइड्रोजन नहीं है, वहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस की बात नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट मैच ढूंढना था, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ दे रखा है ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया, आप इसकी रीडिंग करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, एल्काली मेटल्स मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, या फिर अपन हेलोजेंस की बात करें। जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं ना, जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, सेल्स बढ़ते हैं। सेल्स को अपन किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो भी स्मॉल एन होता है भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही हम यहाँ पर सेल का नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। फिर यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर अपन नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं कर रहे भाई, क्योंकि नोबल गैसेस की कहानी ही अलग है। वहां पर तो भैया नॉन बॉन्डेड होता है ना, दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड थोड़ी होता है वहां पर। ठीक है, तो वहां पर नॉन बॉन्डेड सीन चलता है, वहां पर कहीं ना कहीं वैन डर वाल रेडियस चलता है, वहां पर उनकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत लार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर देख नोबल गैसेस लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई। यहाँ पर तो सिर्फ 17th ग्रुप तक ही लिखा रखा है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इन्होंने जो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है तो यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने पीरियड में। तो जब हमको पता लग गया अब पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होने वाला है, एटॉमिक रेडियस क्या होने वाला है, घटने वाला है। तो देख 152, फिर 111, फिर 88, 77, देख वैल्यू क्या हो रही है पीरियड में। आगे बढ़ते बढ़ते लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस की क्या हो रही है, घट रही है, हमको दिख रहा है। अब कुछ ऐसा मत कर देना तुम कि सर हम तो एनसीईआरटी बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ेंगे, हम इनकी वैल्यू भी याद कर लेंगे। भाई ये वैल्यू याद नहीं करना, तुमको ट्रेंड पता होना चाहिए कि पीरियड में आगे जाने पर, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर सर कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। ठीक है, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, देख वैल्यू तुम्हारी आगे जाते जाते घट रही है एटॉमिक रेडियस की। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें अपन ग्रुप में। ग्रुप में हमको पता लग गया ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ही सही। ये देख तुम्हारा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। यहाँ पर भी तुम देखो नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियस इज नॉन बॉन्डेड। यहाँ पर 4 रेडियस के नाम लिख रखे हैं, इनमें से कौन सा नॉन बॉन्डेड है। ऑब्वियसली हमको पता लग गया सर वैन डर वाल रेडियस अपना नॉन बॉन्डेड होता है, यहाँ पर दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनाया था हमने, हमको पता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। एनसीईआरटी का एक एक शब्द हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत हमको नहीं आ रहा और हमको
नीट 2025 में जब यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ के हमको आएगा तो हमको वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड कवर कर रखा है और बिल्कुल समझ के कर रखा है। एक तो होता है ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, याद कर लिया, वो सब अच्छा नहीं होता, पर अगर हमको सारे कंसेप्ट पता है ना, हर शब्द के पीछे खेलना हमको आता है और ऐसा क्यों हुआ रीजन हमको पता है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और हम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा और नीट 2025 का कोई भी क्वेश्चन हमारा अटकने वाला नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब देख एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। एक तो फर्स्ट ग्रुप आता है और एक सेकंड ग्रुप आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के मैंने ये एलिमेंट्स लिख दिए, लीना की रब से फरियाद, और सेकंड ग्रुप के मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। नीचे के तो मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो अपने क्या होते हैं सर, रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो मैं यहीं तक रख रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर तुमको ना पूछा जाएगा कि एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस लगाओ, एटॉमिक रेडियस की सीक्वेंस लगाओ। तो यहां पर तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि मन से पढ़ोगे तो याद होगा, मन से पढ़ोगे तो याद होगा। कहीं से पढ़ना है सर, मन से पढ़ना है, मन मतलब MN, ठीक है, तो मन से पढ़ोगे तो याद होगा। तो ये देख मन, ये मैंने M बना दिया, ये रेड कलर से मैंने क्या बना रखा है, M बना रखा है, देख M, ठीक है। तो M तुमको ऐसे बनाना है और N तुमको देख कैसे बनाना है, N तुमको ऐसे बनाना है, देख एक सेकेंड, ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, देख N यूं, तो ऐसे तुमको N बनाना है। तो ये बना दिया तुमने मन, मन, ठीक है। और ये तुमको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर सीजियम है ना, सीजियम है ना, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमको पता है किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। तो सीजियम का सबसे ज्यादा है और बेरिलियम का सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एस ब्लॉक में से तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनको सीक्वेंस में लगाओ कि किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा, किसका एटॉमिक रेडियस कम, तो तुमको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से तुम्हें पता लग गया सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का होगा, ये लिख दिया सीजियम। फिर रूबीडियम का होगा, फिर लिख दिया रूबीडियम। फिर पोटेशियम का होगा, ये लिख दिया पोटेशियम। फिर बेरियम का होगा, फिर स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम, और सबसे कम किसका होगा, बरेलियम का होगा। तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको ये ध्यान रखना है कि मन से पढ़ोगे तो याद होगा। यह बात हुई अपनी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात तुम ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख हमको पता है सर, पीरियड में किसी पीरियड को मैं पकड़ूं, यहाँ पर मैं नोबल गैसेस की बात नहीं कर रहा, नोबल गैसेस का अलग ही खेल है, वहां पर तो वैन डर वाल रेडियस होता है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर मैं जब पीरियड बोल रहा हूँ ना, तो ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्ट क्या होता है सर, बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटता है, ठीक है। तो देख ये सेकंड पीरियड है, तो लिथियम और लास्ट एलिमेंट कौन होगा, फ्लोरीन। तो देख लिथियम से फ्लोरीन में जाने पर, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होने वाला है, घटने वाला है। तभी तो जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब घट रहा है, मतलब घट रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी बात करें अपन, ये बात हुई ग्रुप की, ठीक है, ये बात हुई ग्रुप की। और हमको पता है ग्रुप में क्या होता है, नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स की संख्या बढ़ती है, तो कॉमन सेंस की बात है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख ये फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर वाला एलिमेंट और आयोडीन सबसे नीचे वाला एलिमेंट। तो जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, तो मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीचे जाने पर कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो ये देख बढ़ने वाला ग्राफ है, ठीक है। वैसे ही ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी देख बढ़ने वाला ग्राफ है। अब ये वाला हमने ऊपर क्यों बना दिया, ये वाला नीचे क्यों बना दिया, ये वाला लाइन ऊपर बना दी तुमने, ये वाली लाइन तुमने नीचे बना दी। सर इसका इतना सा रीजन है, क्योंकि सर ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाली जो लाइन है वो किसकी है सर, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की है, मतलब एल्कली मेटल्स की है। और मेटल्स में कौन सा रेडियस होता है सर, मेटेलिक रेडियस होता है। ये मेटेलिक रेडियस हो गया। और जो ये नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि जो ये हेलोजेंस होते हैं ये तो नॉन मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा रेडियस है सर, कोवेलेंट रेडियस है। और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मेटेलिक रेडियस होता है ना, वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होता है, ज्यादा होता है।
ये देख मेटेलिक रेडियस ज्यादा होता है कोवेलेंट रेडियस से, इसलिए मेटेलिक रेडियस वाली लाइन ऊपर जा रही है और कोवेलेंट रेडियस वाली लाइन नीचे जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक एक बात हमको पूरा एनसीईआरटी में जो जो बताना चाह रहा है ना वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए और हर बात बिल्कुल अच्छे से जब समझ में आ जाएगी तो हमारा नीट 2025 में केमिस्ट्री का पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हमको पता लग गया मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका मैंने ऊपर वाली लाइन बनाई है और जो हेलोजन वाले ग्रुप की लाइन है वो मैंने नीचे बनाई है। ठीक है, बाकी लाइनें ऊपर क्यों जा रही हैं? क्योंकि हमको पता है ग्रुप में नीचे जाने पर सेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना दूसरा रेडियस आयोनिक रेडियस। कौन सा रेडियस सर? आयोनिक रेडियस। ठीक है, तीन रेडियस हमने पढ़ लिए, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। अब आएगा हमारा आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब देख आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड हमारा बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हमारा बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इनके बारे में अपन अच्छे से कब जानेंगे? जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखना आयोनिक बॉन्ड तुम्हारा बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, अब ध्यान से देख, अगर तेरा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना, अगर तेरा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो बन जाएगा कैटायन, और अगर तेरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन तेरा ऐड हो गया अगर, तो तेरा बन जाएगा एनायन। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली कहां पर होता है? मेटल्स में होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है? नॉन मेटल्स में होता है। मान ले तेरे पास एक मेटल है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम छोड़, तेरे पास मेटल है कौन सा? सोडियम। ठीक है, तो सोडियम मेटल है, मेटल में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा? सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि तुमने नेगेटिविटी निकाल दी ना। अब जैसे मैं हूँ, मेरे में से अगर सारी नेगेटिविटी चली जाएगी तो मेरे में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा ना। वैसे सोडियम है, सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम की खोपड़ी में प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, वैसे अगर मैं एक और मेटल की बात करूँ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मैग्नीशियम में कौन सा चार्ज आएगा? +2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बन गए अपने कैटायन, ये बन गया अपना कैटायन। ठीक है, कैटायन मतलब जिनकी खोपड़ी में क्या रहता है? प्लस चार्ज लगा रहता है, वो क्या होते हैं? अपने कैटायन होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं एनायन की। तो एनायन कैसे बनेगा? कोई नॉन मेटल ले ले, जैसे मैंने ले लिया क्लोरीन, और उसमें क्या कर दे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे। तो क्लोरीन में अगर तू एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा, और इलेक्ट्रॉन में तेरे को पता है नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज तूने ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये बन जाएगा Cl- आयन। तो इसी को बोलते हैं अपन एनायन। मतलब खोपड़ी में माइनस चार्ज तो एनायन बोलूंगा, खोपड़ी में प्लस चार्ज तो कैटायन बोलूंगा। मेटल्स में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैटायन बन जाते हैं। नॉन मेटल्स में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनायन बन जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, ये बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बस आपका रिवीजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख, जैसे मैंने एक पेरेंट एटम लिया, पेरेंट एटम कौन है? सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का कैटायन क्या बनेगा? Na+ बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी खोपड़ी में कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी खोपड़ी में कौन सा चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी खोपड़ी में कौन सा चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिलहाल इतना ध्यान रखना। तो पेरेंट एटम कौन है? सोडियम है। ठीक है, तो उसका अगर मुझे कैटायन बनाना है तो वो बन जाएगा Na+। ठीक है, तो देख सोडियम था, सोडियम का बन गया Na+। तो यहाँ पर सोडियम अपना मेटल था, तो मेटल में हमको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ा होगा, तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया होगा तभी तो अपना ये बना होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, पेरेंट एटम मेरा कौन है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में क्या लगता है सर? Mg+2 लग जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो देख मैग्नीशियम का कैटायन क्या बन गया? Mg+2 बन गया होगा। मतलब इसमें से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन माइनस किए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, तभी तो Mg+2 बना होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन अपना पेरेंट एटम है, ये बना दिया मैंने क्लोरीन। क्लोरीन में कहीं ना कहीं कौन सा चार्ज लगेगा? खोपड़ी में -1 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन नॉन मेटल है तो इसका एनायन बनेगा, और ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है तो -1 खोपड़ी में लगना लाजमी है। तो ये बन गया। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, तभी तो Cl- आयन बना। समझ में आ गई बात? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो जो एनसीईआरटी में लिख रखा है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे ना, और एनसीईआरटी की जो कटिंग है, हर कटिंग मैंने आपको यहीं पे अटैच करा दी है, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी नौबत ना आए। आपको बस ये पीडीएफ पढ़नी है, इसमें आपको पूरा 100% कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का अगला लाइन में दे रखा है
कि प्रूफ करो कि ये जो दे रखे हैं ना O-2 F- Na पॉजिटिव Mg+2 ये क्या अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या ये अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इनमें क्या है सर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स निकालने मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो चार ले रखे हैं ना हमने O-2 F- Na+ Mg+2 इन सब में ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये सब क्या है सर, आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, देख सबसे पहले अपन देखते हैं O-2, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देख एटॉमिक नंबर -2 है तो +2 करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर कितने, 10 हो गए। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना पिछले सिखाया था। फिर अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो एटॉमिक नंबर 9 -1 लिखा हुआ है तो +1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए, 10 हो गए, तो यहाँ पर भी 10 आ गए। सोडियम की बात करें अपन, सोडियम प्लस दे रखा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एटॉमिक नंबर लिखा, +1 लिखा हुआ था तो मेरे को -1 करना पड़ेगा, तो एटॉमिक, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 आ गए। फिर अगर Mg+2 की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है इसका मैग्नीशियम का 12, तो एटॉमिक नंबर 12 +2 लिखा हुआ था तो -2 करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना आ गए, 10 आ गए। तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये मैंने तुमको निकालना सिखा रखा है कि कैसे आप किसी न्यूट्रल एटम में, किसी चार्ज एटम में इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हुए, अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुए, क्या हुए, अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे खेल चलाना सीखना है। देख खेल में कैसे खेलूंगा, खेल में कैसे खेलूंगा, देख जो दिखता है ना, जो दिखता है ना वो क्या होता है, अपना जेड इफेक्टिव होता है। ये बस इतना ध्यान रखना कि जो दिखता है ना, जो दिखता है ना वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखता है वो होता क्या है सर, जेड इफेक्टिव होता है। मुझे दिख रहा है सर ये तो बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। मुझे दिख रहा है सर घट रहा है, तो मैं बोलूंगा सर जेड इफेक्टिव घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसी का एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने ले लिया सर O-2 F- Na+ Mg+2, ये अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यस सर। अब मेरे को दिख रहा है चार्ज की अगर मैं बात करूं इनकी, तो देख पहले -2 है, फिर -1 है, फिर +1 है, फिर +2 है। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं तो ये जो चार्ज है ये बढ़ रहा है या घट रहा है, सर ये बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है, क्या क्या बढ़ रहा है, जो दिख रहा है ना कि बढ़ते हुए दिख रहा है हमको, वो जेड इफेक्टिव होता है। मतलब ये क्या बढ़ रहा है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। और हमको पता है सर जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस के क्या होता है, ये इनवर्सली रिलेटेड होता है, कौन, जेड इफेक्टिव, हमको पता है। तो यहाँ पर कौन सी रेडियस की बात चल रही है, आयोनिक रेडियस की बात चल रही है, क्योंकि आयंस बन गए ना, कैटायंस, एनायंस, ठीक है। तो यहाँ पर आयोनिक रेडियस क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनिक रेडियस घट रहा होगा। तो सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस किसका होगा, O-2 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा F- का, फिर हो जाएगा Na+ का, फिर हो जाएगा Mg+2 का, ठीक है। तो ऐसे करके तुम यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटॉमिक रेडियस या फिर आयोनिक रेडियस की सीक्वेंस लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। ये जो M है ना, M कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर देख चार्ज देख, -2, फिर -1, फिर +1, फिर +2। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जो दिखता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है वो होता क्या, जेड इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर बढ़ रहा है सर, क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अरे सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियस घट रहा होगा ना, आयनिक रेडियस घट रहा होगा। मतलब सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसका होगा, M-2 का होगा, सबसे कम किसका होगा, M+2 का होगा। ये M क्या है सर, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। M क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। देख O-2, फिर -1, फिर +1, फिर +2। सर लेफ्ट से राइट जब मैं जा रहा हूँ ना तो बढ़ रहा है सर, क्या बढ़ रहा है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनिक रेडियस घटेगा सर। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, O-2 का, सबसे कम किसका हो जाएगा, Mg+2 का। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसकी बात करें अपन, सर देखो -1, फिर 0, फिर +1, सर बढ़ रहा है, सर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो आयोनिक रेडियस घट रहा होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा I- का, सबसे कम हो जाएगा I+ का। इसकी बात करें अपन, अब देख क्वेश्चन में हमको ये सीक्वेंस में नहीं देंगे, हमको लगाना पड़ेगा सीक्वेंस में। तो देख सबसे छोटा वाला चार्ज कौन सा है, S-2, तो मैंने S-2 लिखा। फिर मैं लिख रहा हूँ Cl-, फिर मैं 0 वाला लिख रहा हूँ एयर, फिर मैं +1 वाला लिख रहा हूँ
+1 वाला कौन है, Ck पॉजिटिव, फिर मैंने लिख दिया Ca+2। तो अब मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट जाने पर सर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पहले -2 था, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, बढ़ रहा है। सर क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। सर घट गया। तो S-2 का सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस और Ca+2 का सबसे कम आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर तुम एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो आयंस है ना, जो आयंस है उनमें देख, जो एनायन है ना, अपना एनायन, उसका एटॉमिक रेडियस यानी आयोनिक रेडियस ज्यादा होता है कैटायन से। एनायन का आयोनिक रेडियस कैटायन से ज्यादा होता है। यहाँ पर तुम देख लो यार, यहाँ पर तुम देखो, जैसे ये वाले क्या है सर, एनायन है। तो ये जो एनायन है ना, उनका एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयोनिक रेडियस कैटायन से, ये वाले अपने क्या कैटायन है, कैटायन से क्या ज्यादा है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस घट रहा होगा, आयोनिक रेडियस घट रहा होगा। तो आयोनिक रेडियस इनका क्या है, कम है। मतलब जो कैटायंस हैं उनके आयोनिक रेडियस कम होते हैं और एनायंस के आयोनिक रेडियस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन मैंने लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है क्या, कि सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियस होगा एनायन का, फिर न्यूट्रल का, फिर होगा कैटायन का। यहाँ पर मैं इसके तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ। ये अपना एनायन है, ये अपना न्यूट्रल एटम है, ये अपना कैटायन है। ठीक है, और मेरे को पता है लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, I- का, फिर किसका होगा I0 का, फिर किसका होगा I+ का। ये अपना क्या है, एनायन है, ये अपना क्या न्यूट्रल है, ये अपना क्या कैटायन है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सबसे ज्यादा एनायन का, फिर न्यूट्रल का, फिर कैटायन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम हमको दे रखा है, तो उसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास एक तो Mg दे रखा है, एक Mg+2 दे रखा है, एक Al दे रखा है और एक Al+3 दे रखा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है ना, जो यहाँ पर इनके न्यूट्रल एटम्स हैं, तो एक मैंने Mg ले लिया, एक एल्यूमिनियम ले लिया मैंने। ठीक है, तो पहले इनके देखते हैं अपन, इनमें एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसका होगा। ठीक है, तो देख पहले अपन देखते हैं कि ये कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो ये है अपने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये अपना थर्ड पीरियड है। ठीक है, और हमको पता है पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। ठीक है, एक अपना मैग्नीशियम है, एक अपना एल्यूमिनियम है, तो कॉमन सेंस की बात है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होगा मैग्नीशियम से। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता लग गया कि सोडियम का एटॉमिक रेडियस, सॉरी मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता लग गया। ठीक है, और अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन करें Mg और Mg+2 के बीच में, ठीक है, तो हमको पता है ये न्यूट्रल है और ये अपना क्या है, कैटायन है। तो हमको पता है कि न्यूट्रल का एटॉमिक रेडियस कैटायन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, कैटायन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो कैटायंस है ना, कैटायंस तो लास्ट में आएंगे, मतलब इनका एटॉमिक रेडियस यानी आयोनिक रेडियस सबसे कम होने वाला है, क्योंकि कैटायन है, कैटायन सबसे लास्ट में रखते हैं। तो ये तो न्यूट्रल है ना दोनों, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का तो ज्यादा होगा कैटायन से। यहाँ पर हमने देख लिया, देख न्यूट्रल का ज्यादा होता है कैटायन से। ठीक है, और न्यूट्रल में भी दो है हमारे पास, मैग्नीशियम भी है और एल्यूमिनियम भी है, और हमने देख लिया कि मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। बाकी इन दोनों के बीच में हम कैसे करेंगे, देख यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जाऊं तो बढ़ रहा है। सर क्या बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस यानी आयोनिक रेडियस क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है, तो Mg+2 का किससे ज्यादा हो जाएगा, Al+3 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये सीक्वेंस हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, पर आपने अगर समझ लिया तो आप इसको 2 या 3 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि जो लार्जेस्ट स्पीसीज है, मतलब जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा वो होगा मैग्नीशियम, और जिसका सबसे कम होगा वो होगा अपना Al+3। ये लिख दिया मैंने Al+3। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको आयोनिक रेडियस से रिलेटेड नहीं हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रूफ डेट आयोनिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम इज ग्रेटर देन कैटायन। ठीक है, तो यहाँ पर देख ये अपना फ्लोरीन पेरेंट एटम है और ये अपना क्या है, ये एनायन है, तो ये तो अपना बी वाला हो जाएगा। पहले अपन ए वाला देखते हैं। ये अपना पेरेंट एटम है, ये अपना क्या है, कैटायन है। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा
पेरेंट एटम, फिर मैंने लिख रहा हूँ कैटायन। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, 0 है। तो जो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो सर बढ़ रहा है सर, क्या बढ़ रहा है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो सर आयोनिक रेडियस क्या हो रहा होगा, रेडियस क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। मतलब जो ये Na है ना, Na का ज्यादा होगा Na पॉजिटिव से। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया ना कि जो पेरेंट एटम है उसका एटॉमिक रेडियस कैटायन से ज्यादा होगा। यहाँ पर हमने प्रूफ करके देख लिया। अब इसकी बात करते हैं अपन। ये अपना पेरेंट एटम है, सॉरी, ये अपना पेरेंट एटम है और ये इसका एनायन है, ठीक है। तो मैं पहले एनायन लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ पेरेंट एटम, इसका कितना है, 0 है। तो यहाँ पर जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ ना, तो मैंने देखा यहाँ पर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो रेडियस क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो रेडियस किसका ज़्यादा होगा, एनायन का ज़्यादा हो जाएगा इसके पेरेंट एटम से। तो यहीं पर बात लिखी हुई है कि एनायन का ज़्यादा रेडियस होता है पेरेंट एटम से। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव करके देख लिया। बिल्कुल सिंपल बातें हैं यार। अगर आपके दिमाग में ये बातें घुस रही हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आगे समझने में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपका पूरा हाथ साफ हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही आने वाले हैं जो मैं आपको यहाँ पर चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, एक सिंगल वर्ड भी छोड़ नहीं रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। आपको मैंने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आपको ये मैंने येलो कलर से क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन F माइनस आयन इज 136 pm, whereas the atomic radius of fluorine is only 64 pm। ठीक है, तो एक फ्लोरीन का कितना आ रहा है, 64, और फ्लोराइड आयन का कितना आ रहा है, 136। मतलब फ्लोरीन के केस में पेरेंट एटम का कितना आ रहा है, पेरेंट एटम का कितना आ रहा था, 64। मतलब पेरेंट एटम का क्या कम है और फ्लोराइड आयन का क्या ज़्यादा है। तो वो बात हमने यहाँ पर देख ही ली कि एनायन का ज़्यादा होगा, पेरेंट एटम का कम होगा। वैल्यू याद नहीं करनी, हमको पता होना चाहिए किसका ज़्यादा किसका कम। ठीक है, सिमिलरली हमने कैटायन के केस में भी देख लिया, तो यहाँ पर भी तुम इसको देख सकते हो। ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 10 थे। फिर हमने यहाँ पर इनके ऊपर रेडियस को कंपेयर किया कि किसका यहाँ पर रेडियस ज्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा। बिल्कुल आसान से हमने सरल भाषा में यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, तो आप इन पैराग्राफ को रीड करोगे, आपको एनसीईआरटी का एक सिंगल वर्ड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस का टॉपिक इतना ही था जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। और मैंने आपको एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर ही जाकर पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड तो मैं कवर करा रहा हूँ, पर एनसीईआरटी से ऊपर लेवल में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पर एनसीईआरटी में कुछ चीज अगर छोटी सी दे रखी है ना, तो उसको मैं बिल्कुल खोल के बिल्कुल अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर ना हमारा एटॉमिक रेडियस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर मैंने 3 एक्सेप्शन देख लिए तो यहाँ पर मुझे 3 एक्सेप्शन पढ़ने हैं, जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे, पर आगे फ्यूचर में जब हम आगे फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे तब वहां पर एनसीईआरटी में वो दे रखा है। तो मैंने सारा चीज यहीं पे लिख लिया। यहाँ पर 3 एक्सेप्शन आपको पढ़ने हैं। तो पहले पढ़ते हैं अपन एक्सेप्शन 1। ठीक है, एक्सेप्शन 1 आएगा अपना 3D सीरीज में। 3D सीरीज मतलब सर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, और यहाँ पर डी में तो अपन यूज करते हैं सर n-1, पीरियड के नंबर में से एक घटा के बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर 3 बोल रहा हूँ तो ये अपने 4th पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होते ही 4th पीरियड से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये अपने कौन से होते हैं, सक्टी, वकर, मिनफी, कोनिकू, जन। ठीक है, तो 3D1, 3D2, 3D3, 3D, यहाँ पर ये एक्सेप्शन था, मैंने आपको बता दिया। 3D4 होना चाहिए था पर 3D5 हो गया, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है सर, अपनी स्टेबल होती है। तो यहाँ पर 3D5 हो गया, ये भी 3D5 होगा। 3D6, 3D7, 3D8, ये 3D9 होना चाहिए था, पर एक्सेप्शन था, मैंने आपको बता दिया 3D10 हो जाएगा, क्योंकि फुल फील्ड हो गया, ये 3D10। ठीक है, अब यहाँ पर देख, स्कैंडियम से मैग्नीज तक ना जेड इफेक्टिव अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा कि नहीं होगा, यस सर, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो मतलब स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने तक हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होने वाली है, घटने वाली है। देख, घटने वाला साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर जो फेकोनी, ठीक है, यहाँ पर ना हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो लगभग ना स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस है वो लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम बात करें कॉपर और जिंक की ना, तो यहाँ पर तुम्हारा जेड इफेक्टिव कम पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। तो जेड इफेक्टिव कम हो गया तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, यहाँ पर तुम बढ़ने वाला साइन लगा देना। ठीक है, तो इसको तुमको ध्यान रखना है 3D सीरीज में
कैसे अपना एटॉमिक रेडियस वेरी करता है। तो ये अपना एक्सेप्शन था। दूसरा एक्सेप्शन आता है अपना ग्रुप नंबर 13 में। सर ग्रुप नंबर 13 मतलब कौन से एलिमेंट सर? बिना इलायची गरम इंडियन टी, ठीक है, बिना इलायची गरम इंडियन टी। और जब हमको पता है ना कि जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं तो हमको पता है ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं मतलब सर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ना, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, नीचे जाने पर बढ़ना चाहिए। पर यहाँ पर हुआ क्या ना, देख एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में ज्यादा किसका होना चाहिए? गैलियम का होना चाहिए। पर यहाँ पर देख किसका हो गया? एल्यूमिनियम का ज्यादा हो गया। ये तो बिल्कुल एक्सेप्शन हो गया यार। यहाँ पर देख इंडियम और थैलियम के बीच में ज्यादा किसका होना चाहिए? थैलियम का होना चाहिए। पर यहाँ पर देख लगभग क्या हो गया सर? बराबर हो गया। लगभग क्या हो गया सर? बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये पढ़ना है। अब देख, तो हमको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? थैलियम का हो जाएगा। देख इंडियम और थैलियम का लगभग बराबर होता है, पर फिर भी थोड़ा सा ज्यादा किसका होता है? थैलियम का ही होता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? थैलियम का हो गया। फिर हो गया इंडियम का हो गया। फिर गैलियम का होना चाहिए था, पर किसका हो गया गैलियम से ज्यादा? एल्यूमिनियम का हो गया। तो मैं पहले एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ, उसके बाद आएगा गैलियम, सबसे कम हो जाएगा बोरोन का। तो तुमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर रीजन देखो, रीजन देखो, रीजन आता है एल्यूमिनियम का गैलियम से ज्यादा क्यों हो गया? एल्यूमिनियम का गैलियम से ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर आता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देख ये अपना एल्यूमिनियम है, तो ये अपना गैलियम है। जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाना चाह रहा था ना, तो बीच में ना यहाँ पर 3D सीरीज आ गई यार, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इस चक्कर से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो गया ना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ना जो हमारा एल्यूमिनियम था उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो गया और कहीं ना कहीं गैलियम का कम हो गया, जबकि गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हो गया सर? एल्यूमिनियम का गैलियम से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो कोई तुमसे रीजन पूछे तो बोल देना ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। फिर अपन बात करें इंडियम और थैलियम की, इंडियम और थैलियम का बात करें तो यहाँ पर इनका क्या हो गया? लगभग बराबर हो गया। क्योंकि जब मैं इंडियम से थैलियम की तरफ जा रहा था ना, तो यहाँ पर देख, यहाँ पर लैंथनम आ गया। लैंथनम के पीछे 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक, तो कहीं ना कहीं ये वाले छुपे हुए हैं यार, लैंथनाइट सीरीज छुपी हुई है। तो यहाँ पर लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका क्या हो गया? लगभग बराबर हो गया। लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका क्या हो गया? लगभग बराबर यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको पता है सर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है सर। एफ का इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम हो गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस क्या होने लग जाएगा? घटने लग जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस घटने लग जाएगा। और यहाँ पर जो थैलियम है ना, उसका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? इंडियम के बराबर तक हो जाएगा। उसका तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमको पता है ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। पर यहाँ पर लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसका बढ़ना चाहिए था, पर वो इतना नहीं बढ़ पाया, वो कहीं ना कहीं उसके बराबर तक ही रह गया। पर यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण ना हमारे को पता है कि जो डी होता है उसका कहीं ना कहीं सिग्मा भी कम है। उसका सिग्मा अगर कम है तो कहीं ना कहीं उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर गैलियम का अपना एटॉमिक रेडियस कम हो गया था और एल्यूमिनियम का ज्यादा हो गया था। बस तुमको ये सब कुछ भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखना, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में जो एक्सेप्शन है उसका रीजन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम और थैलियम के बीच में जो एक्सेप्शन है उसका रीजन है अपना लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको इसके पीछे रीजन बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बाकी कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हम बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वहां पर। ठीक है, तीसरा एक्सेप्शन आता है अपना जो हमारे 4D सीरीज है और जो 5D सीरीज है ना। 4D सीरीज मतलब फिफ्थ ग्रुप के, सॉरी फिफ्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 5D सीरीज मतलब सिक्स्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उनका जो साइज होता है लगभग क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। यहाँ पर देख, सेम 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 सेम। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या हो जाता है? लगभग सेम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान से देख, क्योंकि यहाँ पर ना जो लेंथनम था, लेंथनम मतलब एटॉमिक नंबर 57, उसके पीछे लेंथनाइट सीरीज चलेगी ये वाली। लेंथनाइट सीरीज मतलब एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक। और एफ है ना, ये तो 4F है, 4F। तो कहीं ना कहीं इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? बहुत कम होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली रिलेटेड होता है, तो एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस
घट जाएगा। पर हमको बात पता है कि ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस तो बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पर लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस घट गया, तो ये इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया और ये ऊपर वाले के ना अपने ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट के बराबर तक ही रह गया। यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3D 4D 3D 4D 3D सॉरी 4D 5D 4D 5D का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 4D और 5D एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ रीजन पता होना चाहिए, यहाँ पर कौन आया था, लेंथनाइट आया था। तो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पर 4D और 5D का एटॉमिक रेडियस लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पर एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड कवर किया है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। और नीट 2025 में भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन जब तुम्हारे पास सामने आएगा तो यहाँ पर वो इसी लेक्चर से आएगा, अगर कोई एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन आया तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर किया, कोई भी दिक्कत हमको नहीं आई और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई। खाली रखो क्षमता, लौटना नहीं घर पे, लहू तेरा गिरा रंग दे उसे बदन पे, तू भूलना नहीं कसमें, हसल एक क्रांति, चलो मेरा आज भी तू भूलना नहीं हसल।